साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस और अमेजन के बीच की लड़ाई की। रिलायंस और अमेजन या फिर कहें कि मुकेश अंबानी और जेफ बेजोस आपस में क्यों लड़ रहे हैं और आगे आने वाले समय में उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, क्या प्रभाव पड़ेंगे या फिर उसका परिणाम क्या निकलेगा। तो साथियों इस झगड़े को समझे उससे पहले इसकी जड़ को समझते हैं या फिर कहें कि पहले थोड़ी पृष्ठभूमि को समझते हैं कि वास्तव में ये चीज है क्या। उसके लिए हमें जाना होगा 1991 में, जब 1991 में भारत में भी उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया। उससे पहले आप जानते हैं समाजवादी या कहें कि लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए हमारी अर्थव्यवस्था सरकार केंद्रित थी, यानी पूरी चीजें सरकार को ही देखनी थी। लोगों का कल्याण करना हो, किसी को नौकरी देना हो या दूसरा तीसरा जो भी चीज है सब सरकार को करनी, उसी की जिम्मेदारी होती थी। तो किसी भी सरकार के पास या किसी भी व्यक्ति के पास एक सीमित संसाधन होते हैं, लिहाजा भारत धीरे धीरे कर्ज में दबता गया, फिर सोना गिरवी रखना पड़ा, वो सब चीजें थी। लेकिन उसके बाद जो नया रिफॉर्म हुआ, उदारीकरण हुआ, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया, यानी कोई भी दूसरे देश से यहाँ आए, निवेश करे, अपने उद्योग धंधे लगाए, तो भारत के जो नियम है उन्हें थोड़ा आसान किया गया, टैक्सेस है उनको थोड़ा सरल किया गया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को जब खोल दिया गया, विकेंद्रीकरण कर दिया गया, तो बहुत सारी नई नई चीजें भारत में प्रवेश करने लगी, नए नए उद्योग धंधों के साथ नए नए स्टार्टअप भारत में आने लगे। और उसी में एक नया कल्चर जुड़ा, वो थी रिटेल दुकानें। रिटेल दुकानों का मतलब ये कि सभी प्रकार का सामान हमें एक ही छत के नीचे मिल जाता है। अदरवाइज हमें क्या करना होता है, बर्तन खरीदने के लिए अलग दुकान पे जाना पड़ता था, आटा खरीदने के लिए अलग दुकान पे जाना पड़ता था, नमक मिर्च खरीदने के लिए अलग दुकान पे जाना पड़ता था, कपड़े खरीदने के लिए अलग दुकान पे जाना पड़ता है। यानी कुल मिला के, हालांकि अभी भी ये कल्चर है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये समझना होगा कि अब कुछ ऐसी दुकानें आने लगी जिसमें सभी प्रकार का सामान आपको एक ही छत के नीचे मिलने लगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यदि आपको मैं दूं, बिग बाजार का नाम आपने सुना ही होगा, नाम क्या आपने वहां खरीदारी की होगी, तो वो एक ऐसा ही उदाहरण है जिसमें सभी तरह की चीजें आपको एक ही छत के नीचे मिल जाती है। हालांकि ऐसे बहुत सारे और भी हैं, लेकिन हम बिग बाजार का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये जो झगड़ा है रिलायंस और अमेजन के बीच में, ये झगड़े की जड़ यही बिग बाजार है। चलिए अब झगड़े के मुख्य बिंदु पर आए उससे पहले थोड़ा बहुत बिग बाजार के बारे में जान लेते हैं जल्दी की। वास्तव में किशोर बयानी नाम के एक उद्योगपति है, उनका अपना एक कंपनियों का ग्रुप है जिन्हें हम फ्यूचर ग्रुप के नाम से जानते हैं, और उन्हीं में बिग बाजार भी शामिल है। वास्तव में 2001 में किशोर बयानी ने बिग बाजार की शुरुआत की। किशोर बयानी को लग रहा था कि आने वाला समय आधुनिक है, लिया जा सब चीजें जब हम एक ही जगह पे उपलब्ध कराएंगे तो ये बिजनेस बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। लिहाजा उन्होंने बहुत ज्यादा निवेश किया। आप जानते हैं कोई भी बिजनेस जब शुरू करते हैं उसमें आवश्यकता से अधिक निवेश करना पड़ता है, हो सकता है बहुत सारे लोन वगैरह लेकर के भी करने पड़ते हैं ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जा सके। और इसका सटीक उदाहरण आप जियो के माध्यम से समझ सकते हैं। जब जियो को लॉन्च किया गया, जब नई सिम आई जियो की, तो लगभग 1 साल तक आपसे किसी तरह का चार्ज नहीं लिया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब ये नहीं था कि सरकार को टैक्स नहीं देने पड़ते थे या कर्मचारी उनको सैलरी नहीं देनी पड़ती थी या जो संसाधन है उनको मेंटेनेंस का खर्चा नहीं आता था, टावर वगैरह का, या स्पेक्ट्रम के पैसे नहीं देने पड़ते थे। ये सब चीजें तो चलती थी, लेकिन इसके लिए कंपनी अपने थ्रू अपनी पूंजी उसमें लगाती है ताकि कुछ समय नुकसान झेल करके पूरा सेटअप किया जाए और फिर धीरे धीरे रिकवरी की जाए। ऐसा कुछ जियो में अभी हो भी रहा है। किशोर बयानी या फिर कोई भी उद्योगपति जब इस तरह के कोई नया अपना बिजनेस शुरू करता है इसी तरह से शुरू करता है। लिहाजा किशोर बयानी ने बिग बाजार पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। नए नए शोरूम्स आप सोच सकते हैं 400 से ज्यादा शहरों में, लगभग 2000 के आसपास या 1800 से अधिक शोरूम्स है बिग बाजार के। तो उसमें बहुत सारा करोड़ों अरबों का उसमें सामान रखा और बहुत सारे जो है इन्वेस्टमेंट उसमें किए, पैसे लगे अपनी तरफ से। और किशोर बयानी का मानना या सोचना ये था कि इसको जब एक तरह से सेटअप कर दिया जाएगा, जब ये अच्छी तरह से जम जाएगा, तो उसके बाद जो है धीरे धीरे रिकवरी करेंगे और कंपनी को प्रॉफिट में लेकर के आएंगे। लेकिन किशोर बयानी की किस्मत की बात करें या फिर कुछ और बिंदु हो, लेकिन 2008 आते आते किशोर बयानी की किस्मत दगा दे गई। क्यों? क्योंकि 2008 में एक वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व में भयंकर मंदी आ गई थी। बाजार का कारोबार था वो और ज्यादा लोन के दलदल में फंस गया, बैंकों से और ज्यादा लोन लिए जाने लगे। लेकिन किशोर बयानी को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि चलो मंदी है, 1 साल रहेगी, 2 साल रहेगी, लेकिन उसके बाद जब वापस पूरी अर्थव्यवस्था उठ खड़ी होगी तो हमारा ये व्यवसाय भी आगे बढ़ेगा। अब मंदी खत्म होने के बाद किशोर बयानी को ऐसा लग रहा था कि चलिए अब कुछ बेहतर होगा, लेकिन वास्तव में यहीं से किशोर बयानी के दुख के दिन या फिर कहें कि और ज्यादा वो है वो मुश्किलें आनी शुरू होगी। क्या हुआ? वास्तव में एक नया स्टार्टअप आ गया भारत में, जो था ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल,
जैसे आप अमेजन की बात करें या फिर फ्लिपकार्ट की बात करें, या अभी सैकड़ों ऐसे आपको पोर्टल मिल जाएंगे जहां आप घर बैठे बैठे ही सामान मंगा सकते हैं। तो ये चीज भी फ्यूचर ग्रुप या फिर कहें कि बिग बाजार के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हुई, या फिर कुछ अलग शब्दों में कहें तो कफन की एक और कील साबित हुई। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बिग बाजार के पास ही उसका घर है, लेकिन फिर भी वो घर पे बैठा बैठा अपने मोबाइल फोन में अच्छी चीज देखता है फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे या किसी अन्य पोर्टल पे, और वो मंगा लेता है, 1-2 दिन उसके घर आ जाती है, और यदि वो उसे पसंद नहीं आती तो वापस भी दे देते। कुल मिला के सभी चीजें जो बिग बाजार मिल रही थी वो वहां भी मिल रही है, लेकिन वैरायटी ज्यादा है। आप बिग बाजार में 100 चीजों में से एक पसंद करते तो वहां ऑनलाइन पोर्टल में आप लाखों में से या हजारों में से एक पसंद कर पाते। लिया जा बिजनेस एक बार फिर से डगमग करने लगा। तो किशोर बियानी इन सब चीजों से जूझते हुए अपने जो लोन है उनको चुकाने का भी प्रयास कर रहे थे, और भी लोन ले रहे थे, क्योंकि उसमें एक ऐसा कल्चर था कि भाई उद्योगपति है वो कितना भी लोन ले लेते थे इधर उधर से, जान पहचान से, बैंकों से सेटिंग करके, और धीरे धीरे उसे चुकाते थे। नहीं चुकाते थे तो लंबा प्रोसेस चलता था, लिया उन्हें ज्यादा आंच नहीं आती थी। लेकिन बाद में सरकारों ने इन नियमों को थोड़ा कड़क किया, आपको लोन यदि आपने लिया है तो चुकाना पड़ेगा। तो कुछ उद्योगपति जो भागने में सक्षम थे वो भाग गए, कुछ यहीं रह गए। तो इस बीच ये सब चीजें चलती रही। अब आते हैं मुख्य वजह से कि वास्तव में अमेजन और रिलायंस आपस में लड़ क्यों रहे। वास्तव में 2019 तक हम आ चुके हैं 1991 से। 2019 में क्या हुआ? अमेजन और बिग बाजार के बीच में एक समझौता हुआ, एक डील हुई। वास्तव में बिग बाजार है वो अपने आप को घाटे से उबारने का प्रयास कर रहा था, उसे किसी पार्टनर की आवश्यकता थी, और इधर अमेजन को लगा कि ये ठीक है, इसके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। पार्टनरशिप का मतलब ये है कि अब बिग बाजार का सामान भी आप अमेजन के थ्रू मंगा सकते थे। धीरे धीरे बिग बाजार के जितने भी प्रोडक्ट है वो अमेजन के पोर्टल पर लाने का ये समझौता। इसमें 2 चीजें काफी महत्वपूर्ण थी। एक चीज ये थी कि कुछ चीजों की डिलीवरी ऑर्डर के 2 घंटे में देनी। यदि किसी ग्राहक ने अपने घर से ऑर्डर दिया है और यदि उसने बिग बाजार का सामान चूज किया है और वो निश्चित किलोमीटर के दायरे में बड़े शहर में रह रहा है जहां आसपास बिग बाजार है, तो उसके ऑर्डर के 2 घंटे के अंदर उसे डिलीवरी कर दी जाएगी सामान की। आमतौर पर आप देखते हैं 2 से 3 दिन, या फिर दूर दराज का स्थान है तो 3 से 4 या 5 इवन 10 दिन तक लग जाते हैं ऑनलाइन सामान मंगाने में। लेकिन ये 2 घंटे का जो चीज थी ये काफी प्रभावित करने वाली थी कि भाई बिग बाजार जो है वो 2 घंटे में जो है सामान की आपूर्ति कर देगा। साथ में एक और खतरनाक चीज अमेजन ने इसलिए जोड़ दी क्योंकि बिग बाजार घाटे में चल रहा था और उसकी मजबूरी थी, लिहाजा उसने ये भी साथ में जोड़ दिया कि अगले 3 से 10 वर्षों के अंदर अमेजन कभी भी फ्यूचर ग्रुप को खरीद सकता है यदि फ्यूचर ग्रुप चाहे तो। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उसे खरीद पाए, लेकिन वो चाहे कि अब यहाँ पार नहीं पड़ेगा और वो अपने आप को बेचना चाहे या अपने आप के कुछ भाग को बेचना चाहे तो अमेजन उसे खरीद सकता है, या फिर किसी और को बेचना चाहे तो अमेजन की परमिशन के बिना नहीं बेच सकता है। यहीं से लफड़ा शुरू होता है। अब लफड़ा कैसे शुरू होता है उसकी बात करें तो आप जानते हैं पिछले काफी समय से एक न्यूज या फिर आपने बार बार पढ़ा होगा कि रिलायंस है वो रिटेल बाजार माना चाहता है, लेकिन रिलायंस या फिर कहें कि मुकेश अंबानी आदि अधूरी तैयारी के साथ इसे शुरू नहीं करना चाहते थे। लिहाजा वो ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे थे जिसके बल पे उसे जो है अपना व्यवसाय या फिर ये नया जो स्टार्टअप है उसे स्थापित करने में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, यानी कोई बना बनाया ढांचा उसे मिल जाए ताकि उसका यूज करके उसमें कुछ एक्स्ट्रा पूंजी लगा करके और उसे और बेहतर करके बाजार में पेश किया जा सके। और उसकी नजर पड़ी बिग बाजार पे जो कि घाटे में चल रहा था, मुश्किलात आ रही थी फ्यूचर ग्रुप को इसे चलाने में। लिहाजा रिलायंस को लगा कि चलो इसको खरीद लेते हैं। 400 बड़े शहरों में 2000 से ज्यादा डिपार्टमेंटल बड़े बड़े स्टोर, कुछ सामान, बहुत सारी चीजें, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बैठे बैठे मिल जाएगा पैसे देने के बाद। लिहाजा 2020 में इन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ, यानी एक तरह से फ्यूचर ग्रुप ने अपने आप को रिलायंस ग्रुप को बेच दिया 25,000 करोड़ के आसपास में। हालांकि 25,000 करोड़ से कुछ कम था, मामूली सा, लेकिन राउंड फिगर हम ये कह सकते हैं कि 25,000 करोड़ में रिलायंस को फ्यूचर ग्रुप ने खरीद लिया। अब यहां से विवाद शुरू होता है। अमेजन ने कहा कि ये तो गड़बड़ है, हमारे साथ इसका समझौता हो चुका है पहले और रिलायंस जो है वो इससे नहीं खरीद सकता हमारी परमिशन के बिना। लेकिन फ्यूचर ग्रुप या फिर रिलायंस ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आपको क्या लेना देना, यदि हम अपना आपस में एक दूसरे समझौता करते हैं तो आपका जो समझौता है ऑनलाइन बिक्री का वो तो चलता रहेगा, आप हमारा सामान बेचते रहिए, अब हम किसी को बेचे नहीं बेचे उससे क्या। तो उन्होंने ये क्लोज याद दिलाया कि नहीं, आप 10 साल तक हमारी परमिशन के बिना नहीं बेच सकते, ये बेच नहीं है तो हमें बेचिए। तो ये समझौता हो उससे पहले ही अमेजन ने सेबी को, एनएसई या फिर बीएसई को लेटर लिख दिया कि भाई इस समझौते को अप्रूव नहीं करें। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई यानी
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये जो शेयर मार्केट में आपने सुने होंगे सेबी है, उन सब की ऊपर का ध्यान रखती है और कोई भी बड़ा समझौता होती थी वो उसे अप्रूवल देती, हाँ ये समझौता ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। लिहाजा अमेजन ने इन्हें पहले लेटर लिख दिया कि भाई इस समझौते को आप अप्रूव नहीं करोगे। अमेजन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हो सकता है एक देश का मामला हो, लिहाजा रिलायंस या फिर फ्यूचर ग्रुप दबाव बना के या किसी तरह से हो सकता है हमारे खिलाफ फैसला करवा दे। लिहाजा अमेजन चला गया SIAC के पास। SIAC यानी सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, एक सिंगापुर में एक संस्था है, नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है, लेकिन वो दो देशों के बीच में यदि कोई कारोबारी विवाद होता है या कोई दो अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के बीच में कोई कारोबारी विवाद होता है तो वो उसे सुलझाती है और ज्यादातर देश उसके फैसले को मानते हैं। अब अमेजन वहां चला गया, कुछ दिनों की शुरुआती सुनाई उसको मैटर को समझा SIAC ने और उसने इस डील पर स्टे दे दिया कि जब तक हम इसे पूरा ना सुने वास्तव में मैटर क्या, तब तक आप इस समझौते को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इस तरह से अमेजन ने सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन जब ये चीजें भारत के रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के पास आई तो उन्होंने कह दिया SIAC कौन होती है, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं, हम उसके फैसले को मानेंगे नहीं। तो अमेजन इस दौरान चला गया दिल्ली हाई कोर्ट में कि भाई जो है वो इस डील को रोका जाए। SIAC ने भी इस पे स्टे दे दिया, लेकिन ये कंपनियां मान नहीं रही, आपस में डील कर रही। तो हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इस मामले को सुना और सुनने के साथ साथ जब इसका फैसला दिया तो वो दिया अमेजन के पक्ष में। अमेजन के पक्ष में फैसला देते हुए साथ में फ्यूचर ग्रुप पर कुछ जुर्माना भी लगा दिया कि भाई आपको SIAC की जो बातें हैं उसका फैसला है वो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है और इसके फैसले यदि हम ना मानेंगे भारत में तो जो फॉरेनर्स है या फिर जो बाहर से FDIs वगैरह आती है उन पे काफी ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उद्योगपति ये सोचेंगे कि भारत में शायद कभी कोई यदि विवाद हो तो हमारी कोई सुनेगा नहीं, लिहाजा वो इन्वेस्ट करने में हिचकिचाएंगे। इसलिए SIAC के फैसले को आपको मानना होगा। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ गए डबल बेंच में, ये मार्च की मैं बात कर रहा हूँ। डबल बेंच में एक बार तो उस पर स्टे दे दिया गया, लेकिन कुछ जल्दी उसकी सुनवाई करके फिर से फैसला आया अमेजन के पक्ष में कि भाई नहीं आपको SIAC की बात को मानना पड़ेगा। ये तो चल रहा था हाई कोर्ट में, लेकिन इस बीच अमेजन की तैयारी जबरदस्ती, उसने फरवरी में ही सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा दी इस डील को रोकने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा था, सुनवाई चल रही थी, उसमें बहुत बड़े बड़े वकील, क्योंकि औद्योगिक घराने जुड़े हुए थे, लिहाजा बड़े बड़े वकील उसमें लगे हुए थे, एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे और उसका फैसला आया पिछले महीने 6 अगस्त 2021 को। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही कि भाई आपको सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की जो बातें हैं या उनका फैसला वो मानना चाहिए। और साथ ही यहाँ देखने वाली बात यह है कि SIAC का फैसला अभी तक आया नहीं है, सिर्फ स्टे था और उसका फैसला भी चल रहा है। तो ये सब चीजें चल रही है, साथ में बहुत बार एप्लीकेशन लगी, जल्दी सुनवाई की विवाद अभी भी चल रहा है। अब इसका भविष्य क्या हो सकता है? सबसे अच्छा और आसान उपाय सुलटाने का वो है ये कि जो SIAC का फैसला है उसे दोनों ही पक्ष मान लें। उसका फैसला कब आएगा? लगभग सुनवाई पूरी हो चुकी है, आने वाले 1-2 महीने में उसका फैसला निश्चित तौर से आ जाएगा। यदि हारने वाला पक्ष उस चीज को ना माने तो सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग तरीके से इस केस को लेके जाएगा और ये लंबा भी खींच सकता है। लेकिन ये एक लड़ाई है दो औद्योगिक घरानों की, चल रही है आपस में, हमारे सामने आई तो सोचा आप साथियों के साथ इसे जरूर साझा करना चाहिए। आशा करेंगे आपको अच्छी लगी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आपको मिलते रहे। आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं आपसे इस वीडियो विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।